हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल यूनिवर्स इन वन में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सभी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, कमर्शियल बैंक्स और लिमिटेड सोसाइटीज़ को सरकार ने आरबीआई के अंडर यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक के अंडर कर दिया गया है। अब इससे कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को क्या फ़ायदा होगा, उसमें काम करने वाले कर्मचारियों को क्या फ़ायदा होगा, देश की जनता को क्या फ़ायदा होने वाला है और यह किस अधिनियम के अंडर किया गया है और इसका अध्यादेश किसने पारित किया है, आज हम इन सभी के बारे में जानने वाले हैं। सो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा बिकॉज इट विल बी हेल्पफुल फॉर ऑल गवर्नमेंट एग्जाम्स। ओके, लेट्स स्टार्ट। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बैंकिंग विनियम अधिनियम एक ऐसा अधिनियम है जो सन 1949 में यह पारित हुआ था, जो कि सभी बैंकिंग फर्मों को कंट्रोल करता है। यही बैंकिंग कंपनी अधिनियम 1949 के रूप में पारित किया गया था ताकि देश में बैंकों की वित्तीय हालत को ठीक किया जा सके या आगे आने वाले टाइम में इसमें कुछ चेंज किया जा सके। तो इसी अधिनियम के तहत सरकार ने सभी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को रिजर्व बैंक के दायरे में ला दिया है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे देश में कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, कमर्शियल बैंकों की हालत इतनी ख़राब थी, तो उस खराब हालत को देखते हुए सरकार ने यह कदम उठाया कि बैंकिंग विनियम अधिनियम के जरिए एक अध्यादेश पास किया गया है। अब इस अध्यादेश को पास किसने किया? ऑफ कोर्स जो ऑर्डिनेंस जारी करता है वो राष्ट्रपति करता है, और हमारे जो देश के राष्ट्रपति हैं श्री रामनाथ कोविंद, उन्होंने यह अध्यादेश पास करते हुए कहा कि जितने भी शहरी सहकारी बैंक हैं या जितने भी बहुराज्य सहकारी बैंक हैं वो सभी के सभी आरबीआई के अंडर में आ गए हैं। तो आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक की निगरानी में आने वाले जितने भी बैंकिंग नियमन संशोधन हैं, यानी कि जो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में जो अमेंडमेंट किया गया है, वो 27 जून 2020 को इसको राष्ट्रपति ने मंजूरी दे दी। जब ये अध्यादेश पारित हुआ तो अब उसके बाद से यानी कि 27 जून के बाद से सभी के सभी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ अब आरबीआई के अंडर आ गई हैं। अब हम बात करते हैं कि ये बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट है क्या। ये बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट सभी बैंकिंग फर्म्स को कंट्रोल करता है और 16 मार्च सन 1949 को ये लागू किया गया था, लेकिन 1 मार्च सन 1966 को इसे बैंकिंग कंपनी अधिनियम से बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 के रूप में बदल दिया गया था। यानी कि 1 मार्च 1966 को इसका नाम चेंज करके बैंकिंग कंपनी से बैंकिंग विनियम अधिनियम कर दिया गया। अब इसका ऑब्जेक्ट क्या है, अब इसका उद्देश्य क्या है? ये अधिनियम भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई बैंकों को लाइसेंस की शक्ति देता है। जितने भी शेयर होल्डर्स हैं उनकी शेयर होल्डिंग और वोटिंग कराने का काम या उनका अधिकार इसी के अंडर आता है। जितने भी बोर्ड कंट्रोल्स हैं, डायरेक्टर्स हैं, उनकी नियुक्ति ये करता है, ये अधिनियम के द्वारा ही जितने भी बोर्ड कंट्रोल्स हैं या जितने भी डायरेक्टर्स हैं बैंकों के, वो इसी अधिनियम के तहत किए जाते हैं। अगर इसमें कोई भी गलती पाई जाती है तो अवश्य इसमें दंड का प्रावधान भी है इस अधिनियम में। और यह जो अधिनियम है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, ये सभी बैंकिंग नीति के हितों में अपने डायरेक्शंस या दिशा निर्देश जो हैं आप कह सकते हैं जारी करता है। और इसका एक मेन ऑब्जेक्ट है कि ये ऑडिट के लिए भी निर्देश देता है। ऑडिट मतलब कि जितने भी किस वे में रूल्स रेगुलेशंस किए जाने चाहिए या किस वे में जो डायरेक्टर्स हैं उनका चुनाव किया जाना चाहिए, या जो भी ऑडिट से रिलेटेड जितने भी इंफॉर्मेशंस होती हैं वो यही अधिनियम जारी करता है, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट। जैसा कि आप इसके नाम से भी जान सकते हैं कि बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट यानी कि बैंकों में होने वाले जितने भी काम हैं, जितने भी बड़े से बड़े, छोटे से छोटे काम हैं, वो सारे के सारे इसी अधिनियम के अंडर आते हैं। अब हम जानते हैं कि इस अधिनियम में क्या क्या ऐसा चेंज हुआ है। उसके बाद हम आपको कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के बारे में भी बताने वाले हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि इसमें क्या क्या चेंज होगा। सबसे पहले कि जो प्राथमिक कृषि ऋण समितियां थी या जो भी सहकारी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ थी, उन पर यह लागू नहीं होगा कि जो प्रमुख व्यवसाय कृषि विकास के लिए दीर्घकालिक वित्त पोषण है। यानी कि इन दो कामों के अलावा
जो सहकारी सोसाइटियां हैं, जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं, उनको निम्न काम करने की अनुमति नहीं होगी। सबसे पहले अब हम जानते हैं कि अगर अपने नाम में या उनके व्यवसाय के संबंध में बैंक, बैंकर या बैंकिंग शब्दों का उपयोग करें और एक इकाई के रूप में ये कार्य को मतलब ये काम करेंगे जो कि एक चेक को मंजूरी दे सकता है। दूसरा है कि सहकारी बैंकों द्वारा शेयरों या प्रतिभूतियों को जारी करना। ये विधेयक यह प्रावधान करता है कि जितने भी इसमें इक्विटी शेयर हैं या जितने भी विशेष शेयर हैं, उनको उनके अंकित मूल्य पर अपने सदस्यों को प्रीमियम पर या संचालन के अपने क्षेत्र में रहने वाली किसी अन्य व्यक्ति को ये जारी कर सकता है। तीसरा है कि कोई भी आम व्यक्ति अगर सहकारी बैंक द्वारा जारी किए गए शेयरों के सरेंडर के लिए भुगतान की मांग का हकदार नहीं होगा। इसके अलावा सहकारी बैंक आरबीआई द्वारा दिए गए निर्देशों के अलावा अपनी शेयर पूंजी को निकाल या कम नहीं कर सकता। यानी कि अब जितने भी कोऑपरेटिव एंड लिमिटेड सोसाइटीज़ हैं, पहले जो वो अपने काम जो है मतलब इसमें जो राजनीतिक एक हस्तक्षेप आप मान लीजिए कि जो इसमें पॉलिटिक्स चलती थी, वो अब आरबीआई के अंडर आने के बाद अब ये पॉलिटिक्स जो राजनीतिक हस्तक्षेप है वो ख़त्म हो जाएगा और जो इन बैंकों की जो संचालन स्थिति थी वो एक सुचारू रूप से शुरू हो जाएगी। तो समझ सकते हैं कि किस हद तक अगर आरबीआई के अंडर में आने के बाद अगर पॉलिटिक्स यानी कि राजनीतिक हस्तक्षेप अगर ख़त्म हो जाता है तो ये इन बैंकों की स्थिति किस हद तक सुधर सकती है, ये आप खुद भी सोच सकते हैं। क्योंकि अभी आरबीआई के अंडर आ गया है तो अब इसमें कोई भी बैंक या बैंक के डायरेक्टर्स जो हैं अपनी मनमानी नहीं कर सकते। अब जो भी इनको रूल्स वगैरह जो भी रेगुलेशंस करने होंगे वो अकॉर्डिंग टू आरबीआई जो है वो अब तय करेगा। ठीक है, तो उसके बाद फोर्थ है, अब हम जानेंगे कि इस अधिनियम में ये भी कहा गया है कि आरबीआई एक राज्य सहकारी बैंक के निदेशक मंडल को कुछ शर्तों के साथ 5 साल तक के लिए सुपरसीड कर सकता है। यानी कि पहले भी जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ में जो ये डायरेक्टर्स बनते थे, इनका जो कार्यकाल होता था वो 5 साल तक का होता था और अब भी इनका जो कार्यकाल है वो 5 साल तक का रहेगा। लेकिन अब ये जो काम करेंगे वो आरबीआई की शर्तों पर करेंगे। पांचवा है कि अगर कोई भी सहकारी बैंक या सहकारी बैंकों के वर्ग को अधिसूचना के माध्यम से यह अधिनियम कुछ प्रावधानों में छूट दे सकता है, जैसे कि रोजगार निदेशक मंडल की योग्यता अध्यक्ष की नियुक्ति से संबंधित है। ठीक है, तो ये चयन मतलब इसमें किसको कितनी छूट मिलेगी ये भी जो है अब रिजर्व बैंक तय किया जाएगा। कहने का मतलब है कि पहले जो भी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ या जो उनके डायरेक्टर्स होते थे या जो उनके हेड होते थे, जो रूल्स वो अपने अकॉर्डिंग बनाते थे या जो अपने अकॉर्डिंग चलते थे, अब वो सभी के सभी आरबीआई के अंडर हो जाएंगे। तो अब जब एक रूल बन जाएगा, एक रेगुलेशन बन जाएगा रूल्स का, तो इनकी स्थिति, इन बैंकों की स्थिति काफ़ी हद तक जो है सुधरने वाली है। सिक्स्थ है कि जो भी सहकारी बैंक जिस भी शहर में हैं, जिस भी गांव में या जहां भी वो काम कर रहे हैं, वो वहां से हटकर आरबीआई की अनुमति के बिना कहीं भी वो ब्रांच नहीं खोल सकते। इस अधिनियम में यह कहा गया है कि ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि कोई भी सहकारी बैंक है, वो जिस भी जगह पे वो काम कर रहे हैं तो उन्हें वहीं पर काम करना होगा। वो यहाँ से हटकर रिजर्व बैंक की अनुमति के बिना वो कहीं पे भी अपना जो है और कहीं पर भी अपनी ब्रांच नहीं खोल सकते हैं। ठीक है, तो इससे ये हम उम्मीद एक होप लगा सकते हैं कि जितना भी इसमें सहकारी बैंकों के अधिकारियों की नियुक्ति में, यानी कि सहकारी बैंकों के अधिकारियों की, यानी कि जो भी डायरेक्टर्स के लिए जो इलेक्शंस होते थे उनमें पॉलिटिक्स का भी आप थोड़ा सा रूल लगा लीजिए कि राजनीतिक हस्तक्षेप लगा लीजिए, वो भी कम होगा। और जो इनकी कार्यशैली, जो इनका टाइम पीरियड था वो भी एक मतलब चेंज हो जाएगा कि जो पहले मतलब काम बहुत कम करते थे, अब वो आरबीआई में आने के बाद जो जितने भी कर्मचारी हैं वो रेगुलर जो हैं वो अपनी ड्यूटी पर हो जाएंगे, अपनी उनकी कार्यशैली में जो है परिवर्तन होगा, जिसकी वजह से भारत में बैंकिंग व्यवस्था में जो है सुधार होगा, जिसकी वजह से जनता का विश्वास भी बढ़ेगा। अब हम बात करने वाले हैं कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के बारे में कि ये कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं क्या और ये कौन सी बॉडी में आती हैं कॉन्स्टिट्यूशन की, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी में आती है, नॉन कॉन्स्टिट्यूशन में आती है, अदर कॉन्स्टिट्यूशनल डायमेंशंस यानी कि अन्य संवैधानिक आयाम में ये आती हैं। बिल्कुल, जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं वो हैं अदर कॉन्स्टिट्यूशनल डायमेंशंस में आती हैं ये,
और अब हम बात करने वाले हैं कि इनका प्रावधान क्या है और कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को किस संविधान संशोधन अधिनियम के तहत जो है अदर कॉन्स्टिट्यूशन डायमेंशंस में ऐड किया गया था। सन 2011 में 97 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की गई थी, जिसमें सहकारी समितियों को संवैधानिक स्थिति और संरक्षण प्रदान करता है। यानी कि जो इनके संरक्षण प्रदान किए गए हैं उनमें इस विधेयक ने 3 बदलाव किए थे 97 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में। पहला ये कि इन सहकारी समितियां बनाने के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाया। दूसरा, जितनी भी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं उनको बढ़ावा देने के लिए एक नए राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को जोड़ा गया। तीसरा, संविधान में एक नया खंड 9B जोड़ा गया जिसका नाम सहकारी समितियां रखा गया और इसमें जो धारा 243 ZD से 243 ZT है, यानी कि जो अदर कॉन्स्टिट्यूशनल डायमेंशंस हैं उसमें यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन में एक नया खंड 9B जोड़ा गया था जिसमें कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को ऐड किया गया था अकॉर्डिंग टू 97 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। ठीक है, और इसमें जो है बोर्ड के जो भी सदस्य होते हैं या इनके पदाधिकारियों की जितनी भी संख्या होती है तो उसके लिए भी कुछ शर्तें हैं, वो इसी एक्ट के अंदर और संविधान के इसी खंड 9B के अंडर आती हैं। अब हम बात करने वाले हैं कि इसमें जो बोर्ड के सदस्य होते हैं उनका चुनाव कैसे होता है। किसी भी बोर्ड के सदस्यों का चुनाव करने के लिए बोर्ड के सदस्यों का कार्यकाल समाप्त होने के तुरंत बाद नवनिर्वाचित सदस्य पदभार ग्रहण कर ले, इसीलिए बोर्ड का चुनाव जो है कार्यविधि होने से पहले ही कराया जाता है। मतदाता सूची बनाने के काम की देखभाल, निर्देशन एवं नियंत्रण तथा सहकारी समिति का चुनाव करने का अधिकार सिर्फ विधानमंडल द्वारा तय किए गए निकाय को होगा, उसके अलावा किसी भी मंडल को इसका अधिकार नहीं होता। यानी कि जो विधानमंडल तय करता है उसी के अकॉर्डिंग बोर्ड के सदस्यों का, बोर्ड के मेंबर्स का जो है वो चुनाव होता है। अब बोर्ड का विघटन या निलंबन या अंतरिम प्रबंधन कैसे होता है। अगर कोई भी बोर्ड 6 महीने से अधिक समय तक विघटित या निलंबित नहीं रखा जाएगा तो उसके क्या कारण होते हैं। या तो काम नहीं पूरा होता, या काम करने में लापरवाही बरते जाने पर, या किसी भी बोर्ड द्वारा सहकारी समिति या इसके सदस्यों के हित के खिलाफ कोई काम करने पर, या बोर्ड के गठन या कामकाज में गतिरोध की स्थिति बनने पर। राज्य के कानून के अनुसार चुनाव कराने में निर्वाचन निकाय के विफल होने पर बोर्ड का विघटन या निलंबन या अंतरिम प्रबंधन होता है। बोर्ड को विघटित किए जाने की स्थिति में ऐसी सहकारी समिति के कामकाज को देखने के लिए नियुक्त किए गए प्रशासक 6 महीने के अंदर अंदर चुनाव कराने की व्यवस्था करते हैं ताकि नवनिर्वाचित बोर्ड को प्रबंधन सौंपे। यानी कि जो भी सदस्य हैं, जो भी डायरेक्टर्स के जो भी इलेक्शंस वगैरह होते हैं उनसे रिलेटेड ये रूल्स इसमें बनाए गए हैं। सो थैंक यू गाइज। अगर आपको हमारी वीडियो और हमारा कंटेंट अगर आपको अच्छा लगा हो देन प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल और ये आपको